अभिनंदन आपका इतिहास की इस दुनिया में। हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात कर रहे हैं और जो विषय चल रहा है वह है सुल्तान बलबन। इस क्रम में अब तक हम 4 बार मिल चुके हैं और आज 5वीं बार मिल रहे हैं। हमने देखा कि बलबन एक गुलाम से सुल्तान बना था। हमने देखा कि सुल्तान बनने के बाद बलबन ने इस तरह का राजत्व सिद्धांत लागू किया था कि उस सिद्धांत की आड़ में वे सारे लोग पृष्ठभूमि में चले जाएं जो बलबन के सुल्तान बनने की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते थे। कहा जा सकता था कि बलबन गुलाम है, उसे सुल्तान नहीं बनना चाहिए। कहा जा सकता था कि बलबन का शमशुद्दीन इल्तुतमिश के परिवार से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको सुल्तान नहीं बनना चाहिए। कहा जा सकता था कि बलबन भी और सरदारों की तरह चालीसा का एक सदस्य रहा है, उसको सुल्तान नहीं बनना चाहिए। लेकिन बलबन सुल्तान बना और बना भी सरदारों की सहमति से ही बना। या आप यह समझ सकते हैं कि सरदारों में जो प्रभावशाली सरदार थे उनके कहने से बना। तो यदि वे सरदार बलबन के सुल्तान बनने पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते तो वे इतना तो कर सकते थे कि अपने लिए वे अधिकतम सुविधाओं की मांग करते, अधिकतम शक्ति की मांग करते। बात यह है कि बलबन के साथ काम कर चुके सरदार उसके लिए समस्या बन सकते थे और वे समस्या बने भी। लेकिन बलबन ने जो राजत्व सिद्धांत लागू किया था उस राजत्व सिद्धांत की आड़ में बहुत सारी चीजें ठीक हो गई। बलबन ने अपने विद्रोहियों का दमन किया। बलबन ने सल्तनत को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए दूरस्थ प्रदेशों के अभियान न करने का निश्चय किया और बलबन लगातार घूमता रहा अपने क्षेत्र में। जहां उसे लगा कि दिक्कत है वहां उसने पूरा ध्यान दिया। यदि मेवातियों के दमन करने का प्रश्न हो, मेवातियों के दमन का विषय हो, तो बलबन ने उसमें पूरी रुचि ली, क्योंकि मेवातियों की वजह से दिल्ली में बड़ी समस्या खड़ी हो रही थी और यह समस्या उसको नासिरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री रहते भी आई थी। तो वह समस्या की प्रकृति समझता था, तो उसका समाधान उसने किया। बलबन ने अपने इन्हीं दौरों में, अपनी यात्राओं में, जो बीच बीच में वह कभी शिकार के बहाने या कभी किसी और बहाने से करता था, उन यात्राओं में उसने अपने गुप्तचरों के माध्यम से कुछ ऐसी बातों का पता भी लगाया जिन पर शायद यदि बलबन जागरूक नहीं होता तो ध्यान नहीं जाता। जैसे बलबन के सामने यह हुआ कि वह जब जूद का अभियान करके लौटा और जब लाहौर की ओर गया, लाहौर जाना उसका जरूरी था क्योंकि लाहौर के किले का पुनर्निर्माण कराना था। मंगोलों ने उस किले को कई बार नष्ट किया था और बलबन के सामने एक बड़ी समस्या मंगोलों की भी है। इस बात को आप इस तरह से समझिए कि एक तो कोई सुल्तान मंगोलों के आक्रमण का इंतजार करे, उनसे लड़े, उनको हराए या उनसे हारकर वापस अपनी राजधानी लौट आए,
और दूसरा यह कि वह पहले से ही इतना सावचेत हो कि मंगोल उसके राज्य की ओर बढ़े ही नहीं, और बढ़े तो फिर वे पराजित होकर लौटे। बलबन ने जब अपने सरदारों को यह कहा था कि मैं दूरस्थ प्रदेशों का अभियान इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मंगोलों का कोई भरोसा नहीं है, वे कब समस्या खड़ी करते हैं, तो सरदारों को इस बात की गंभीरता समझ में नहीं आई थी। लेकिन धीरे धीरे वे भी समझ गए कि बलबन सही रास्ते पर चल रहा है। लेकिन अपने राज्य के भीतर तो बलबन को दृढ़ता दिखानी ही थी। इस नाते वह खुद भी अपने विद्रोहियों को दबाने के लिए जाता था और अपने अमीरों को भी भेजता रहता था। तो बलबन ने जूद का अभियान, कटेहर गया था वो, कटेहर के बाद में वह जूद गया था। जूद के अभियान से लौटकर वह लाहौर गया। जैसा कि मैंने बताया कि उसे वहां का वातावरण समझना था, वहां की परिस्थिति देखनी थी कि भाई कल को मंगोल यदि इधर आते हैं तो हमारी तैयारी क्या है। तो वहां उसको यह खबर मिली कि भाई ये जो शमसी सरदार हैं, शमशुद्दीन इल्तुतमिश के सरदार, अब शमसी सरदारों का मतलब आप यही मत समझिए कि वे या तो बलबन की सभा में रहते थे, उसके सभासद थे, या बलबन ने उनको दूरस्थ प्रदेश संभला रखे थे और वे बलबन की तरफ से वहां जाते थे, वहां रहते थे। एक और भी वर्ग था शमसी सरदारों का जो पूरी सल्तनत में फैला हुआ था। वह वर्ग था जागीरदारों का। लोगों के पास जमीनें थी और वो इल्तुतमिश के जमाने से ही दी हुई थी। जमीनें देने के बदले में जैसी कि परंपरा है, सैनिक सहयोग मिलता था जागीरदारों का। वे खुद या तो फौज में शामिल रहते थे या जब जरूरत पड़ती थी तो अपने आदमियों को, अपनी टुकड़ियों को लेकर जाया करते थे। तो 1270 की बात है, बलबन ने लाहौर का अभियान किया तो उसे एक बात समझ में आई कि लोग 30-30, 40-40 सालों से जागीरों का उपभोग करते आ रहे हैं और ये लोग अब भी यह मानते हैं कि वे जो सुख भोग रहे हैं जागीरदारी का, यह सुख तो इल्तुतमिश का दिया हुआ है। यानी बलबन के प्रति उन जागीरदारों के मन में निष्ठा नहीं जन्मी थी। तो बलबन ने देखा कि फिर ये लोग किस काम के हैं। उन लोगों में और भी कमियां थी इन जागीरदारों में। ये सही समय पर अपना कर नहीं भेजते थे। इनको जब फौज में भर्ती होना होता था या फौज में जाना होता था तो कई बार खुद न जाकर दूसरों को भेज देते थे। यानी बात यही है कि बलबन को लगा कि इन जागीरदारों से सल्तनत को कोई लाभ नहीं है, तो क्या किया जाए। तो वह जब दिल्ली लौट गया तो उसने क्या किया कि अपने ऑफिस को कहा कि आप जितने भी जागीरदार हैं उनकी एक सूची बनाओ और सूची बनाने के बाद में उस लिस्ट बनाने के बाद में और सूची के अनुसार
आप नोट करो कि कौन सरदार, कौन जागीरदार इस समय कहां नियुक्त है और उसकी सेवाएं किस तरह की मिल रही हैं। तो एक सूची बनी। जो लोग वफादार नजर आ रहे थे उनको सूची में अलग कर दिया गया, और जहां संदेह था वहां ध्यान दिया गया। तो उसके ऑफिस ने उसको बताया कि साहब 2000 घुड़सवार ऐसे हैं जिनको वेतन के रूप में दोआब में, दोआब का मतलब गंगा और यमुना के बीच का मैदान, दो आब, 2 नदियों का पानी, पंजाब 5 नदियों का पानी, तो दोआब में ऐसे 2000 घुड़सवार हैं, और उनमें से कई बूढ़े हो गए हैं, कई कमजोर हैं, और कई हमें सैनिक सेवा देने के योग्य नहीं है। और यह भी कहा कि इन 30, 35, 40 सालों में बहुत से जागीरदार मर गए हैं जिनके नाम पर ये जमीनें दी हुई थी, तो उनकी संतानों ने उन पर कब्जा कर रखा है और उनकी तरफ से सेवा नहीं मिल रही है। और अपने पिताओं की जागीरें तो उन्होंने ले ली, और जो अधिकारी हैं सल्तनत के उनको जाके और खुश करके उनको और अपने नाम उन्होंने लिखवा लिए हैं जागीरदारों की सूची में। फिर यह कि जिन जागीरदारों के कोई उत्तराधिकारी नहीं थे उनके दासों ने कब्जा कर लिया, और वे कोई बलबन का एहसान भी नहीं मानते थे। वे तो यही सोचते थे कि हमें तो ये जो जागीरें हैं ये इल्तुतमिश से मिली हुई है। तो इस हाल में वे अपना काम कैसे करेंगे? वे तो अपने कर्तव्यों का पालन अनिच्छापूर्वक ही करेंगे। कभी आदमी दूसरे भेज देते थे, कभी कभी घोड़े कमजोर भेज देते थे, कभी न जाने के बहाने बना लेते थे, अधिकारियों को रिश्वत दे देते थे, वे अधिकारी उन बहानों पर ठप्पे लगा देते थे। तो बलबन ने फिर इस मामले को गंभीरता से लिया। उसके सामने जब सूची आई और पूरा विवरण आया तो उसने इन जागीरदारों को 3 भागों में बांटा। एक में तो उसने बूढ़े और कमजोर लोगों को रखा और कहा कि इनकी जमीनें वापस ले लो, इन्हें 40-50 टंका पेंशन दे दो और बस ये बैठे रहेंगे, क्योंकि ये किसी काम के तो है नहीं। जो दूसरा भाग था उसमें उसने शामिल किया जवानों को और उनकी योग्यता के हिसाब से उनकी वृत्ति तय कर दी गई। उनसे गांव वापस नहीं लिए गए, लेकिन ये कह दिया कि भाई आप अपनी तनख्वाह है वह रख लीजिए हर बार, और भूमिकर में से, और भूमिकर का बचा हुआ हिस्सा आप केंद्र को भेज दीजिए। और उनसे वसूली का काम राज्य के कर्मचारियों को दे दिया गया। जो
तीसरी श्रेणी थी, उसमें विधवाओं को, अनाथों को शामिल किया गया, जिनके पास जमीन थी और न तो विधवाएं और न ही अनाथ बच्चे उपस्थित हो सकते थे सेवा में, सुल्तान की सेवा में, सल्तनत की सेवा में। तो वे अपने प्रतिनिधियों को भेजा करते थे। उनसे भी जमीनें वापस ले ली गई और उनके निर्वाह की व्यवस्था कर दी गई। तो बलबन ने कहा कि ये आदेश कठोरता से लागू होंगे। बर्नी लिखता है कि इन आदेशों की खबर से, इस तरह के आदेश लागू हुए हैं, जो शमसी इनामदार थे उनमें हड़कंप मच गया, आतंकित हो गए वे, और वे इकट्ठे होकर रोते कूदते कोतवाल काजी फकरुद्दीन के पास गए और फिर काजी सुल्तान के सामने उपस्थित हुआ। बड़ी निराशाजनक स्थिति में, बड़ा बेहाल होकर गया, क्योंकि सुल्तान के सामने कोई सीना तान के थोड़ी जा सकता है। तो बलबन ने पूछा कि काजी साहब, आज आप इतने मायूस होकर क्यों आए हैं, क्या बात है? तो उसने कहा कि मैं आपको कैसे कहूं, मेरा तो कहते हुए कलेजा कांप रहा है। मैं तो डर रहा हूं कि आप क्या सोचेंगे, लेकिन मैं करूं क्या? मैं तो एक बूढ़ा कमजोर आदमी हूं, मेरी कोई औकात भी नहीं है ज्यादा कहने की, लेकिन मेरा तो जहन्नुम में जाना निश्चित है। मैं कुछ कर नहीं सकता उन लोगों के लिए जिन लोगों को आपने जमीनों से बेदखल कर दिया है। वे लोग कहां जाएंगे? जो राशि आपने तय की है उनके गुजारे के लिए, उससे तो उनका पेट ही नहीं भरेगा। ये आपने क्या कर दिया सुल्तान साहब? तो सुल्तान, जैसा कि हमारे उस पुस्तक लेखक कहते हैं कि सुल्तान द्रवित हो गया और उसने अपने ऑफिसर्स को बुला के कहा कि ठीक है, यथास्थिति बहाल की जाए, और वे सारे आदेश अब लागू नहीं होंगे। ठीक है, यह बलबन ने किया, लेकिन मुझे जो आपत्ति है वह इस बात पर है कि सुल्तान द्रवित हो गया। ये बलबन की बात हो रही है, जो कठोर राजत्व सिद्धांत लागू करता है, जो सुल्तानों को बनाने में और उनको उजाड़ने में अपनी एक भूमिका रख चुका है, और जो अपने गुप्तचरों की सूचनाओं पर लोगों को सरे बाजार कोड़े लगवा देता है, जान से मरवा देता है। क्या ऐसा सुल्तान द्रवित होगा? द्रवित होने जैसी कोई बात नहीं। बलबन को यह समझ में आ गया कि यह एक बड़ा काम है, और इसके नतीजे में यदि इतने सारे लोग असंतुष्ट हो जाएंगे या सल्तनत में अव्यवस्था हो जाएगी, तो इसका लाभ मेरे विरोधी उठाएंगे।
इसका लाभ ऐसे तत्व उठाएंगे जो सल्तनत को स्थिर देखना नहीं चाहते। इसलिए उसने इन आदेशों को वापस लिया। लेकिन यह भी है कि उसने थोड़ी व्यवस्था तो बनाई इस विषय में। उसने कहा कि भाई बूढ़े लोग तब तक अपनी जागीरों का भोग करते रहेंगे जब तक वे जीवित हैं। और इतिहासकार कहते हैं कुछ कि बलबन ने इन आदेशों को पूरी तरह वापस नहीं लिया, लेकिन बात यह है कि ये आदेश उस रूप में लागू हुए नहीं जिस रूप में इन्हें लागू किया जाना था। उसका लाभ नहीं मिला, बलबन को ज्यादा लाभ नहीं मिला। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि सुल्तानों के सामने यह संकट ही रहा है कि वे जो सरदार होते हैं ना, जो इनके साथ काम करते हैं, उनको खुश कैसे रखा जाए, उनके मध्य शक्ति संतुलन बनाकर कैसे रखा जाए। तो तरीका वही है कि आप कुछ लोगों को अच्छे पद दो, कुछ लोगों को आप काम देकर दूर भेज दो, कुछ लोगों को मरवा दो, कुछ लोगों को छोटे पद दो। उसने बलबन ने यह निश्चय किया कि जिस तरह से इल्तुतमिश ने अपने लिए सरदारों का एक दल बनाया था, चालीसा चेहलागान, उसी तरह मुझे भी एक दल बनाना चाहिए। यद्यपि बलबन के सामने चुनौती उस चालीसा के सरदार ही रख रहे हैं जिसका कभी बलबन भी सदस्य था, लेकिन यह राजनीति में होता है। राजनीति में कोई कब पलटी मार जाए और पलटी मार जाए और फिर दोबारा पलटी मार जाए, फिर तीसरी बार पलटी मार जाए, चौथी बार पलटी मार जाए, कहा नहीं जा सकता। तो ये सरदार भी है ना, पलटी मारते थे। तो क्या किया जाए? तो एक तो उसने अपने व्यक्तिगत सेवकों का एक अलग दल बनाया, उसमें अपने विश्वास पात्र लोगों को रखा जिनके बारे में वह यह मानता था कि कभी बदलेंगे नहीं। एक उसने रक्त की शुद्धता का सिद्धांत लगाया कि ये निम्न कुल के लोगों को मैं ऊंचे पद नहीं दूंगा। तो सरदारों का एक वर्ग जो उच्च कुलीन था, या तुर्क सरदार समझ लीजिए, उनका वर्ग, वह तो अलग हो गया और बाकी सरदार अलग हो गए। तो उसने ऐसे लोगों को अलग कर दिया, छांट लिया कि जिनके पूर्वज कभी हिंदू थे। भाई यही सोचा होगा कि पद के लोभ में इनके पूर्वज हिंदू बने थे या दबाव में बनाए गए थे। तो चाहे वे पद के लोभ में बने हो, चाहे दबाव डालकर उनका धर्म परिवर्तन किया गया हो, वे एक ऐसे मुस्लिम की तरह सल्तनत की सेवा नहीं कर पाएंगे जिसका धर्म परिवर्तन नहीं हुआ हो। बलबन का ऐसा सोचना था, तो उसने उन सबको अलग कर दिया। और अगला काम यह किया कि उसने क्रमशः ऐसे सरदारों का दमन करना शुरू कर दिया जिनके बारे में वह यह सोचता था कि ये लोग संकट खड़ा कर सकते हैं। उसका चचेरा भाई था शेर खां, जो कभी चालीसा का योग्य सदस्य था, और ये बठिंडा, बटनेर,
ये समाना, इस एरिया का वह सूबेदार था और मंगोलों के विरुद्ध भी उसने बहुत मेहनत की थी। उसको बलबन ने मरवा दिया जहर देकर, क्योंकि वह बलबन के दरबार में उपस्थित नहीं हो रहा था। उसने तुगरिल बेग को उसका स्थान दिया। तो अब जो व्यक्ति अपने एक प्रमुख सरदार को जहर देके मरवा दे कि वह दरबार में उपस्थित नहीं हुआ, दरबार में उपस्थित नहीं होने के कारण दूसरे थे। उसको ये लग रहा था शेर खां को कि जो दूसरे सरदार हैं वे उसका वहां स्वागत नहीं करेंगे। यदि बलबन मुझे विशेष रूप से आमंत्रित करे तो मैं जाऊं। खैर ये हुआ। इसके अलावा उसने उन सरदारों पर आक्षेप लगवाए दूसरे सरदारों से, जिनके बारे में वह यह सोचता था कि ये कभी दिक्कत खड़ी करेंगे, और इस बहाने फिर उनको वह दंडित करता था या मरवा देता था। फिर उसने एक अपनी छवि भी ऐसी बनाई कि जैसे वह बहुत ज्यादा न्यायप्रिय हो। बदायूं का जो सूबेदार था या इक्तादार कह लीजिए, हाकिम कह लीजिए, मलिक बकबक, उसने अपने नौकर को इतना पिटवाया कि वह मर गया। तो नौकर की विधवा ने यहां बलबन के दरबार में, बलबन के ऑफिस में अपनी रिपोर्ट लिखाई, अपील की। फरियाद करने के लिए बुलाया गया कि आइए। तो उसने, बलबन ने कहा कि उस मलिक बकबक को पकड़ के लाओ और इस औरत के सामने, नौकर की बीवी के सामने, और यहां उसको कोड़े मारो। और पीट पीट के लोगों ने मलिक बकबक को मार दिया। इसके अलावा उसने उन गुप्तचरों को, जासूसों को भी लटकवा दिया वहां फांसी पर, सबके सामने सूली पर, जान से मारकर। चाहे उनको कीलें ठोक के मारा गया हो या फांसी से लटका के मारा गया हो, लेकिन रास्ते में लटकवा दिया गया कि इन्होंने खबर नहीं दी सही। इनको खबर देनी चाहिए थी ना कि मलिक बकबक है, वह इस तरह का व्यवहार कर रहा है। एक और अमीर था हैबत खां, अवध का। उसने कोई दारू के नशे में और एक आदमी को मार दिया। जब उसकी औरत ने शिकायत की तो बुलाया गया और उसने कहा कि इसको 500 कोड़े मारो। फिर उस औरत से कहा कि ये जो आदमी है ये तुम्हारा अपराधी है, खंजर लो और इसको मार दो, इसे मैं तुम्हारे सुपुर्द करता हूं। तो दूसरे लोगों ने बीच बचाव किया, हैबत खान ने भी रोना धोना किया और आखिर में 20,000 टंका देकर उसने अपना पीछा छुड़ाया। लेकिन उसको शर्म इतनी आ गई, वह लज्जित इतना ज्यादा हो गया, उसने अपने आप को इतना अपमानित महसूस किया कि वह फिर अपने घर से बाहर नहीं निकला जब तक जिया। इसी हाल में वह कुछ दिन बाद मर भी गया। तो इसके अलावा जो लोग हार कर आते थे उनको भी वह मरवा देता था, सभी को नहीं, लेकिन वह ये मैसेज देता रहता था कि देखिए
ये नहीं चलेगा। बलबन जो काम देता है उस काम को पूरा करो। अवध का शासक था अमीर खां। वह बंगाल के का जो विद्रोही था तुगरिल बेग, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। उस तुगरिल बेग से हार कर आया तो बलबन ने उसको अवध के फाटक पर लटकवा दिया मारकर। तो इस प्रकार बलबन ने लोगों को यह दिखाने की कोशिश की कि वह बड़ा न्यायप्रिय व्यक्ति है, लेकिन असल बात यह थी कि वह अपनी सत्ता को सुरक्षित रख रहा था। उसका बेटा था बुगरा खां, उस पर भी वह कड़ी नजर रखता था, उस पर भी वह जासूस लगा के रखता था। तो आप समझ जाइए कि बलबन का मिजाज कैसा था। अभी हमें बलबन पर और भी बातें करनी है, बलबन के संबंध में अभी और बातें करनी है। तो अगली मुलाकात में हम ये देखेंगे कि किस तरह से बलबन ने मंगोलों के आक्रमणों को रोकने की कोशिश की। फिर हम अभी मैंने बात की थी ना अमीर खां की, तुगरिल के विद्रोह की बात करेंगे। 1279 का विद्रोह है, 1279। ऐसे तो बलबन के राज में विद्रोह बहुत हुए हैं, लेकिन बड़ा विद्रोह एक ही था, बंगाल के तुगरिल का विद्रोह। उसकी बात करेंगे और फिर समय बचा तो और बातें भी करेंगे। तब तक के लिए, जब तक हम दोबारा न मिलें, अपने इस मित्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार।